गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। कुछ बड़ी खबरें इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बिलखुसूस आज बात होगी तालीमी निज़ाम को लेकर और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बेहतर बनाने के लाख दावे, सरकारी स्कीमें मुतारिफ कराने के बाद हुकूमत के इदारों की जानिब से कहा जाता है कि खजाना आमरा से हमने अरबों रुपए या करोड़ों रुपए के मंसूबे इस वक्त हाथ में ले रखे हैं, लेकिन कई ऐसे मंसूबे हैं जिससे एक बड़ी आबादी मुतासिर होती है। और इसकी दो कहानियां, दो पहलू एक ही इलाके से आपके सामने रखेंगे कि आखिर तालीमी मैदान में ये पैसा खर्च होता कहाँ है। अगर खर्च होता है तो फिर बच्चों को जब वो तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहे होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको सर ढकने के लिए छत मैसर क्यों नहीं होती। इस पर सवालिया निशान है। ऑफिशियल्स की बात भी आपको सुनाएंगे और ग्राउंड से दो अहम रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर कैसे जिन इलाकों के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंचती, सिविल इंतजामिया की गैर मौजूदगी में फौज या पुलिस आगे आती है, कैसे इन खिदमात को अंजाम दिया जाता है। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, टॉप 5 के साथ, 5 बड़ी खबरों के साथ। और 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे की, जो आज खत्म हो गया है। 2 दिन का दौरा था। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। जितनी भी सरगर्मियां आज अंजाम दी गई और उन लोगों से भी आज मुलाकातें वज़ीर दाखिला की जानिब से की गई जिनके अपने मुल्क की सलामती को बेहतर बनाने के लिए मैदान में तो निकले थे लेकिन वापस घरों को नहीं लौटे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ये बयान भी दिया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों की शहादत इस बात का सबूत है, गवाह है कि कश्मीर और इसके लोग किसके लिए खड़े हैं और क्या चाहते हैं। आज श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक प्रोग्राम्स थे। पुलिस के मुतअद्दिद जवानों की शहादत जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए और मासूम साथी शहरियों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की, इस बात का सबूत वज़ीर दाखिला के मुताबिक है कि कश्मीर और इसके लोग किस तरीके से खड़े हैं। इससे पहले अमित शाह ने श्रीनगर में ही पुलिस शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उनके करीबी रिश्तेदारों जो कि आज यहां तकरीब का हिस्सा थे, तकर्री नामे उनमें तकसीम भी किए गए। इसी की अलामत बलिदान स्तंभ भी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि गुज़श्ता रोज जम्मू पहुंचे थे, लाल चौक में आज वाक़ा प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उनने संगे बुनियाद रखा। और वज़ीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थे, आज खत्म करके वापस नई दिल्ली पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दीगर आला ओहदेदारों के हमरा उन्होंने कल देर शाम एक मीटिंग भी की थी, लेकिन आज सुबह शहर के एक तरह से मरकज कहा जा सकता है लाल चौक का दौरा किया और प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संगे बुनियाद रखा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादराना कारनामों या कुर्बानियों के एजाज में एक अलामती सुतून के बतौर तामीर किया जा रहा है, जो स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत यहां बनेगा। इससे पहले अमित शाह ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया, बालतल का दौरा किया और इतलात के मुताबिक उन्होंने सूरत हाल का यहां पर जायजा लिया। लेकिन मीटिंग ऑफिशियल्स के साथ भी हुई और गुज़श्ता रोज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और शाम को सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर तमाम मुतलकीन से जिन्होंने सिक्योरिटी का जिम्मा उठाना है, बड़ी जिम्मेदारी यात्रा के पहले और बाद में और यात्रा के दौरान भी, उन तमाम लोगों से ब्रीफिंग की। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए एजेंसियों की कसीर-उल-जहदी अंदाज में अपनाने को देखकर उनके मुताबिक खुशी हुई और बाद में बैक टू बैक ट्वीट्स भी आए। लेकिन बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलसल अमन और इस्तेहकाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तय करदा अहम अहदाफ जो एक जिसका एक हिस्सा है और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक, वज़ीर दाखिला के मुताबिक जब वो वापस जा रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म हो या दीगर तमाम वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए कोशिशें की हैं, इसका आज जम्मू कश्मीर पुलिस भी सबूत देती है, यहाँ के शहरी सबूत देते हैं। लेकिन जो हवा बदली है, तब्दीली का एक पैगाम लेकर वादी कश्मीर से वापस नई दिल्ली के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनकी रूह को जो लोग इस जम्मू कश्मीर को बचाते बचाते चले गए उनको भी सुकून पहुंचे। इस दुआ के साथ वो यहां से गए और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी उन्होंने इन्हीं 24 घंटों के दौरान किया जब वो जम्मू कश्मीर में रहे। एक खबर। दूसरी खबर आपके सामने, ये एक और ऑपरेशन था। लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश के दौरान दरअंदाजों के साथ फायरिंग के तबादले एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, लेकिन दिफाई जराये के मुताबिक या फौजी तर्जुमान बताते हैं कि गुज़श्ता शब करीब 10 बजे फौज ने इलाके में पुंछ के अंदर कुछ मुश्तबे नकलो हरकत देखी, जिसके बाद इलाके के गुलपुर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई और यह तसादुम जो कि देर रात गए तकरीबन गुलपुर सेक्टर में शुरू हुआ, फॉरवर्ड रेंज नाला के करीब हुआ और उस वक्त शुरू हुआ जब फौज ने कम से कम 3 भारी हथियारों से लैस दरअंदाजों को घने जंगलों और तारीख की आड़ में भारतीय हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हुए देखा। मुख्तसर फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार शदीद तौर जख्मी हुआ है, जो आमी अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है और दरअंदाज करीबी घने जंगल में दाखिल होने में कामयाब हो गए। इसकी भी तस्दीक
दिफाई ज़राए ने कर दी है। फौज की इजाफी कमक रवाना इलाके के अंदर की गई, वहां पर छुपे दरअंदाजों का सुराग लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आखिरी इतलात तक ऑपरेशन जारी था। रवां बरस राजौरी पुंछ में हुए 2 जो अलग अलग मिलिटेंट्स हमले थे, लाइन ऑफ कंट्रोल समेत पीर पंचाल भर में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर हैं और फायरिंग के नतीजे में जहां पर तरफीन के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला जो रात देर गए हुए, इसमें एक जवान जख्मी भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 24 घंटों के दौरान सरहदों पर यह बड़ा ऑपरेशन था। इससे पहले नॉर्थ कश्मीर के जहां पर मछिल सेक्टर के अंदर भी 4 मिलिटेंट मारे गए थे, हथियार उनसे बरामद हुए थे। तीसरी खबर, बात मौसम की। मौसम बदले या ना बदले, लेकिन लोगों की जिंदगियां बदली हैं और ये बदलती सूरत हाल इस वक्त कुछ लोगों को परेशान भी कर रही है। 26 जून यानी परसों से गर्मी की लहर से राहत की पेशनगोई महकमा मौसमियात ने आज कर दी है। शुमाली भारत के अंदर या भारत के बेशतर हिस्सों के अंदर गर्मी की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर माहौल जरा मुख्तलिफ होता है, जब आप यहाँ की आबो हवा देखते हैं तो फर्क महसूस किया जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी कम पड़ती थी, लेकिन जून के महीने में 18 से 19 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूटा। जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर रात का दर्जा हरारत भी जहां पर इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है, जिससे यह अंदाजा लग रहा है कि सूरत हाल फिलहाल जल्दी नहीं बदलेगी। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो पेशनगोई की, शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए राहत लेकर आए। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के आदादोशुमार के मुताबिक श्रीनगर में ही गुज़श्ता दर्जा हरारत जो रात का था 21.0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले कम से कम 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मौसमी गर्मा श्रीनगर के अंदर जहां पर यह मामूल से 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था, दैट मीन्स अब तक के जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ी है कश्मीर सूबे में, उसमें इस दिन को भी एक रिकॉर्ड दिन बताया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी अलग अलग इलाकों के अंदर, बिलखुसूस जम्मू शहर के अंदर और बिजली की जो कुछ एक इलाकों में कमी परेशानियां, वो भी मुसीबत बढ़ती गर्मी के साथ लोगों की बढ़ा रही है। क्योंकि गर्मी में जदीद आलात का, गैजेट्स का इस्तेमाल तो होता था गर्मी से राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए, लेकिन वो भी शायद इस बार काफी नहीं है। बहरहाल शायद पीर से दोबारा मौसम तब्दील हो और बारिशों के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक। चौथी खबर, आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से 2000 के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी तकरीबन 1 माह ही हुआ है जब आरबीआई की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2000 रुपए के नोट को आहिस्ता आहिस्ता चलन से खत्म किया जाएगा। लोगों ने अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट बगैर वक्त जाया किए बैंकों में जमा करना शुरू कर दिए। इसका नतीजा यह है कि अब तक 72% 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। यह इंकिशाफ एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। गुज़श्ता रोज एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत के बैंकों में गुज़श्ता 1 माह के दौरान 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। यह रिपोर्ट हैरान करने वाली थी और CNBC टीवी की जानिब से या उनके जराये के हवाले से जो बताया गया कि 23 मई से लेकर 23 जून तक मुल्क के तमाम बैंकों में 72% 2000 रुपए के नोट या तो डिपॉजिट हो चुके हैं या फिर बदलाए जा चुके हैं, तब्दील कराए गए हैं। मरकजी हुकूमत और आरबीआई ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की होगी कि शायद 2000 रुपए के नोटों का चलन हटाने के बाद या खत्म करने के बाद और ऐलान होते ही अवाम से इतनी बड़ी जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश जो की, शायद वो कामयाब ना हो। आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए 4 माह से ज्यादा वक्त दिया था, यानी अब भी 3 माह से ज्यादा का वक्त बाकी है और मार्केट में 2000 रुपए के नोट का सिर्फ 28% हिस्सा ही मौजूद रह गया है। यहां पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि 19 मई 2023 को ऐलान करते हुए आरबीआई ने कहा था कि वो 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। फैसला ले लिया गया है और अब जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो 23 मई से बैंकों में डिपॉजिट कराए या फिर इन्हें तब्दील करे। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई थी। आरबीआई ने जानकारी देते हुए यह भी कहा था कि मुल्क में 3.60 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट हैं जिनका बैंकों में आना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी 28% नोट मौजूद हैं, मगर 1 माह के अंदर जो पेशरफ्त हुई है उसने बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि शायद जो डेडलाइन फिक्स की गई थी उससे पहले ही अभी ज्यादा वक्त ना लगे, नोट मार्केट में आ सकते हैं, मार्केट से बैंकों की तरफ आ सकते हैं। 5वीं बड़ी खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे रूस के हवाले से, क्योंकि मुश्किलें रूस की बढ़ रही हैं। यूक्रेन पर धावा बोलने के बाद 1 साल की जंगो जिद्दत के बाद अब शायद रूस कह रहा था कि कामयाबी मिली है, लेकिन एक तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खड़े थे, अब रूस के अंदर ही बगावत शुरू हो गई और रूस के लिए यूक्रेन में कामयाबी समेटने वाली नीम फौजी दस्ते वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनकी जानिब से भी सामने आया। रूस की जानिब से सूरत हाल से निपटने के लिए मॉस्को की सड़कों पर टैंक बुलाए गए। नीम फौजी दस्ते जो वैगनर ग्रुप ने रूसी तैयारों की जानिब से अपने हर अव्वल दस्ते में शामिल एहलकारों को मुबैना निशाना बनाए जाने पर
इनमें बगावत बुलंद करते हुए आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। जबकि यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने और जुनूबी रूसी इलाके में जहां रोस्तोव के अंदर दाखिल होने का भी दावा जो कि अब तक इस फौज की जानिब से करी। ये लीडिंग ग्रुप है जो अब तक वैगनर कहलाता है, और वैगनर ग्रुप जो फ्रॉम द फर्स्ट डे अभी तक आपको इस जंग का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा था। वैगनर ग्रुप के बानी योगेनी प्रिगोजिन ने रूसी वजारत दिफा को बुराई करार देते हुए कहा कि रूसी वज़ीर दिफा ने अपने ही फौजियों को मरवाने का मंसूबा बनाया था। मुबैना मिसाइल हमले में वैगनर फौजियों की हिलाकत में रूसी वजारत दिफा का हाथ है, और नीम फौजी दस्ते जो कि वैगनर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जो मिलिटेंट्स हैं या जिनको अब दहशतगर्द करार दिया गया है, वज़ीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया, जबकि 2000 मिलिटेंट की लाशें छुपा दी गई ताकि यूक्रेन में नुकसानात कम करके ये दिखाया जा सके कि हमने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है, हमारा नुकसान कम हुआ है। रूसी वज़ीर दिफा को हटाने के लिए अपने जो वहां पर मिलिटेंट्स थे या जंगजू जिनको कहा जा रहा है, यूक्रेन से रूस रवाना कर दिए गए। अब रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी रोककर बाज इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान करते हुए कहा कि जंग यूक्रेन को नाजियों से पाक या गैर फौजी इलाका बनाने के लिए नहीं लड़ी गई। यानी अब हालात ये बन गए हैं कि जहां पर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, अब सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि रूस का अपना ही सबसे बड़ा ग्रुप जो यूक्रेन में लीड कर रहा था, जब जंग जीतने के दावे किए जा रहे थे, तो वैगनर ग्रुप ने सबसे बड़ी कामयाबी जो अभी तक रूस को मिली है उसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया है। वही ग्रुप रूस के खिलाफ हो गया है, लेकिन जवाब दहशतगर्दों को दिया जाएगा। सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, और ये टैंक जो आप सड़कों पर और मूवमेंट देख रहे हैं, ये रूस के टैंक नहीं है, रूस की उस फौजी ग्रुप के जिसको वैगनर ग्रुप कहा जाता है और रूस के खिलाफ बगावत का ऐलान हुआ है, उस ग्रुप ने उतारे हैं। अब जब सुबह लोगों की नींद खुली, आंख खुली, तो पता चला कि सड़कों पर फौजी ही फौजी थे, लेकिन ये फौजी जो बगावत का ऐलान कर चुके थे, अब जो आखिरी इतलात मिल रही है कि कई इलाकों पर कब्जे का दावा और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा भी वैगनर ग्रुप ने कर दिया है, जिससे कशीदगी खित्ते के अंदर बढ़ रही है। और रूस इसे बता रहा है कि इस वैगनर ग्रुप ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, बदला लिया जाएगा। ये सूरत हाल है। कुछ इलाकों में आम शहरियों को या उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की भी इतलात है, अभी तक जो रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बहरहाल 5 बड़ी खबरों के बाद सीधा जम्मू कश्मीर चलेंगे और सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग ब्लॉक्स और तहसील के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाई है, और इंसदादे मंशियात कार्रवाई को जारी रखते हुए आज बारामूला के अंदर कार्रवाई की गई। और जो लोग पकड़े गए, कहां से वो मंशियात लाकर नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर रहे थे, हमें और आपको शायद ये अंदाजा ना हो, लेकिन पुलिस को जैसे ही भनक लगी, पुलिस को इतला मिली, तो फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और मंशियात मुखालिफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर इलाके में 2 खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस बयान के मुताबिक मंशियात की बिद्दत की खात्मे के लिए या इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मंशियात से सोपोर पाक हो, ऑपरेशन को जारी रखा गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस स्टेशन तारजू की एक टीम ने संग्रामा चौक में 2 महिलाओं यानी 2 खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त अब्दुल लतीफ गुर्जर, तस्वीर आपके सामने, वल्द नूर मोहम्मद गुर्जर साकिने गंडू, इसके अलावा परवीन कौसर, दुख्तर मीर हुसैन साकिने सिद्रा बाईपास, इसके अलावा ये जम्मू की रहने वाली, और शबनम बेगम जो कि बताई जाती है कि मोहम्मद अकबर खान की बेटी है, अखरवनी वल्त्रा रफियाबाद बारामूला की है। यानी अब आप अंदाजा लगाइएगा, जो लोग पकड़े गए इनमें शबनम जो कि रफियाबाद की है, और इसके अलावा परवीन कौसर जम्मू की है, और गंडू के रहने वाले अब्दुल लतीफ गुर्जर, जिसका मतलब यह है कि जम्मू से कश्मीर तक इस पूरे ये जो एक गैंग काम कर रहा था, मंशियात फरोश थे, डीलर्स से, चेन ब्रेकर्स तो आप इन्हें नहीं कह सकते, चेन मेकर्स, जिन्होंने मंशियात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया, लेकिन आज तमाम के तमाम लोग बेनकाब हुए। तीनों ने पुलिस को देखते ही फरार होने की आज संग्रामा चौक से कोशिश तो की, ताहम ये कोशिश नाकाम साबित हुई। तीनों को धर लिया गया और पुलिस बयान में इसकी तस्दीक हुई है कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से हेरोइन जैसा नशा या ऐसा मवाद बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतलका दफात के तहत एक केस भी दर्ज कर दिया है और तहकीकात मजीद आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि कल ही आपको याद होगा कि अब ये जो मंशियात फरोश है, अब जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो तो जब्त होंगी ही, लेकिन साथ साथ जो बैंक खातों में जमा पूंजी है, जो पैसा है मंशियात से या नारकोटिक से इकट्ठा किया गया है, वो पैसा भी जो बैंक ऑलरेडी अकाउंट्स में रखा गया है, बैंक खाते हैं, उनको फ्रोजन कर दिया जाएगा, सीज किया जाएगा, मुंजमद करके इनसे पैसा और प्रॉपर्टीज भी ली जाएगी। जेल की हवा भी खाएंगे और साथ साथ असासे भी जब्त होंगे, जायदाद कुर्क की जाएगी। ये तैयारी पहले से की गई है। लेकिन 3 लोग गिरफ्तार हुए,
2 खवातीन, एक जम्मू से, एक कश्मीर से। इस बात से आप अंदाजा लगाइए पूरी यूटी के अंदर कितना बड़ा गैंग होगा। शायद इनके इंकिशाफ पर बहुत सारी गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा स्कूलों की करते हैं, तालीमी निजाम की करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, और 2 तस्वीरें अलग अलग आपको बताएंगे। लेकिन पहली तस्वीर में जरा बड़ी खबर के साथ आपके सामने रखूं, मागाम हंदवारा की। आमतौर पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की स्टोरीज हमने कई मरतबा कवर की हैं, लेकिन बच्चों को आज भी ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात आज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवालात आज भी हैं। हंदवारा के अंदर जहां पर शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान है, कंसर्न अथॉरिटीज या महकमा तालीम नाकाम साबित हुई हैं, इसलिए क्योंकि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करके शेड और टेंटों में सरकारी स्कूल चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मागाम की आपके सामने, हंदवाड़ा में, और यही वजह है कि वालिदैन और असातिज़ा ने बरहमी का इजहार मुतलका हुकाम पर कर दिया है। 250 बच्चे हमारी जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में एनरोल हैं। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल माफ कीजिएगा, मागाम हंदवाड़ा का, नॉर्थ कश्मीर के अंदर। और मेक शिफ्ट शेड्स और टेंट्स यहां पर लगाए गए हैं। और अब आप अंदाजा लगाइएगा, चारों तरफ से टीन शेड आपके हो, 40+ टेम्परेचर हो, शिद्दत की गर्मी का एहसास जो श्रीनगर तक किया जा रहा है वो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर कितना सता रहा होगा, और कैसे ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और मुस्तकबिल क्या है, ये बहुत सारे सवालात हैं। यही वजह है कि कंसर्न अथॉरिटीज सवालों के घेरे में है। डिपार्टमेंट अभी तक वादे तो करता रहा, लेकिन ये सब झूठे साबित हुए। इमारत जिसको शायद इस वक्त एक्सटेंड करने की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी की जरूरत मौजूदा वक्त की में थी, लेकिन 250 बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल के अंदर, लेकिन स्पेस लिमिटेड है और आज तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। जोन लेवल पर जब आप हाल ही में देखेंगे तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, हंदवाड़ा के अंदर हमारी जानकारी के मुताबिक उसमें दूसरी पोजीशन स्कूल ने हासिल की है। यानी बच्चों की परफॉर्मेंस आप देखिएगा, किसी भी तरीके से इन पर जुल्म ज्यादती आप कर लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया। लेकिन मागाम हंदवाड़ा के अंदर सूरत हाल ये है कि बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और सेकंड पोजीशन स्कूल लेवल्स की, जब स्कूल की जोन लेवल पर बात हुई तो स्कूल की आई। लेकिन बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर मुतलका हुकाम से जुड़े हुए जराए ये बताते हैं कि 4 एडिशनल कमरे हों, वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार है, फाइनलाइज है, कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द हो जाएगी, नई इमारत का काम शुरू कर दिया जाएगा, बेस बना दिया गया है। लेकिन कब तक? आगे फिर विंटर आएगा और विंटर के बाद शायद अगले सीजन में हम चले जाएं। अभी इसी इमारत में बच्चों को गुजारा करना होगा। बच्चों का जरा दर्द, तकलीफ, उनकी अजियत भी जरा सुनते हैं, जो आए रोज इस शिद्दत की गर्मी में वो इस सूरत हाल से गुजरते हैं। और आज गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शमीम भट्ट के साथ बात करते हुए इन बच्चों ने वही शिकायत की जो अब तक इनके वालिदैन और असातिज़ा कर रहे थे। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक खटाना है। मैं उच्छर से यहाँ मागाम BHS मागाम में पढ़ता हूँ, 9th क्लास का तलबा हूँ। कि आप देख सकते हैं, मेरी एक गुजारिश है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किलात है कि यहाँ पर हमें एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जगह की बहुत प्रॉब्लम है। अगर जाके हमारे उस्ताद साहिबान हमें बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं और इसके बावजूद उस्ताद साहिबान भी बहुत मेहनत करते हैं और हम शागिर्द भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जगह की बहुत प्रॉब्लम है। इसकी वजह से कभी बारिश पड़ती है तो हमें डिस्टर्बेंस होती है, हमें मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारी क्लास भी ड्रॉप किए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर चाहे आर्मी वालों ने बहुत हमारी मदद की है, जब हमने 2 साल से टेंट फराहम किया है, लेकिन आज की गर्मी के मौसम में आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30-35 डिग्री आज गर्मी है। ऐसे मौसम में यहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी गुजारिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम यही कि हमें मेरा नाम सोहेल सलीम है, मैं भी उच्छर से हूँ। मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ। अब आप लोगों को पता है आज बहुत गर्मी है, हम वहाँ शर्ट में हैं, शर्ट में बहुत गर्मी है, वहाँ पर दिक्कत होती है हमको पढ़ने में, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेरी जी हाँ, उस दिन छुट्टी रखते पड़ते, तो इतनी बारिश की वजह से हमें घर में बैठना पड़ता है। हाँ, तो क्या कहेंगे जिला इंतजामिया से, LG साहब से क्या अपील रहेगी आपकी तरफ? जो यहाँ पे प्लंथ दिया गया है जी, यहाँ पर इसको हमारे बेड दिया गया, इसको 10-20 साल हो गए, तो अभी तक इसको काम शुरू नहीं लगाया है। मुझे ये मेरी गुजारिश यही है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीश शबीर है। मैं उछर से यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ BHS मागाम में 9th क्लास का तालिब इल्म। क्योंकि आपने देखा कि जो हमें यहाँ पे एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्मी वालों ने जो हमें ये टेंट प्रोवाइड किया था यहाँ पे, लेकिन हमें गर्मी के मौसम में यहाँ पे बहुत दिक्कत, और जब कभी कभार मौसम भी ख़राब हो जाता है तो हमें क्लास मतलब छुट्टी रखनी पड़ती है या एक ही क्लास में हमें कंबाइन पढ़ना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कत आती है उसमें पढ़ाई करने में। क्योंकि जी तब हमें मतलब यहाँ पे एक ही क्लास में कंबाइन करना पड़ता है, हमें क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, इसमें बारिश का जो पानी होता है वो अंदर आ जाता है, इसकी वजह से हमें मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर है, टीचर्स हैं, क्योंकि बहुत मेहनत और लगन से हमें पढ़ाते हैं। क्योंकि जो इस स्टाफ मेंबर है यहाँ पे, क्योंकि इनकी मैं मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं इनकी तारीफ़ कर सकूँ, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम एक यही है कि एकोमोडेशन जो प्रॉब्लम है, मेरी गुजारिश यही एडमिनिस्ट्रेटिव की हमारी मतलब जो ये एकोमोडेशन प्रॉब्लम इसको दूर की जाए, जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को मतलब काम लगाया जाए, ताकि हमारी जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम है ये दूर हो और हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तस्वीरें हैं मागाम की, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो डिपार्टमेंट कह रहा है कितने लोगों को पानी पहुंचा है, नल के जरिए कहां कहां पानी पहुंचाने में डिपार्टमेंट कामयाब रहे हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट भी उसमें आ रहा था, वो आदादोशुमार आपके सामने रखी थी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं ये स्कूलों की है, ये तो एक स्कूल की कहानी है, दूसरे स्कूल की तस्वीरें जरा बता दीजिएगा। और हालात वही हैं, सिचुएशन वही है, यहाँ पर भी शिकायत लगभग सेम। यहाँ पर बच्चे ज़रा छोटे हैं जिनकी शायद बर्दाश्त की हद बहुत कम है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तिमपुरा मागाम है, ये भी खस्ताहाली का शिकार। और इंजीनियर्स की जानिब से जो हमें जानकारी मिली है कि इस खस्ताहाल इमारत को, जिसमें दरारें पड़ी हैं पहले से ही, जहां पर तालीमी सरगर्मियां तो जारी रखी हुई हैं, लेकिन गैर महफूज इसे करार दिया गया है। और अब ये इमारत एक ढांचा आर्जी है, ऐसा महसूस होती है, खड़ी कर दी गई है, जहां पर कई तरह के खदशात पैदा हो और किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। इस इमारत को गैर महफूज करार दिया गया है। स्कूल के बच्चों और वालिदैन के मुताबिक स्कूल इमारत में जगह और असातिज़ा की कमी भी बड़ी परेशानी है, बड़ा मसला है, और बच्चों का तालीमी वक्त ज़ाया हो रहा है। एक कमरे में 2 से 3 क्लासेज एक साथ ली जाती हैं, जिससे बच्चों को मुतासिर होने, ये तो जाहिर सी बात है। और मागाम हंदवाड़ा की एक ही इलाका, 2 स्कूल, हाई स्कूल की हालत क्या है, और जो बच्चों का बेस होता है अपर प्राइमरी स्कूल कहलाता है, वहां पर हालत क्या है, वो भी तस्वीरें आपके सामने। इसमें कोई ढकी या छुपी हुई बात नहीं है। मकामी लोग हों या बच्चे हों, वो ये भी बताते हैं कि स्कूल की नई इमारत पिछले 2 साल पहले बनी थी, 2 साल गुजर गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तैयार है, लेकिन स्कूल की इमारत जिसका छत अभी तक नहीं है, और ये तस्वीर आपके सामने है, जिस पर अभी भी लेंटर डालना या इसका छत मुकम्मल करना, और कुछ एक हिस्से की जो दीवारें हैं वो भी आधी अधूरी, और मंसूबा तशने तकमील। इमारत बिना छत के 2 साल से है, काम रुका पड़ा है नामालूम वजूहात की बिना पर, और फौरी तौर पर दोबारा काम शुरू करने का मुतालबा अब किया जा रहा, लेकिन मुस्तकबिल बच्चों का जो है वो तारीख ना बने, उसके साथ खिलवाड़ ना हो, ये कोशिश इस वक्त होनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा शबीर अहमद बडाना से भी बात की, तो वो ये कहते हैं कि इमारत के लिए 27 लाख रुपए बतौर DPR वागुजार किए गए थे। पहली इंस्टॉलमेंट में 8 लाख रुपए वागुजार हुए, जिनमें इमारत की 4 दीवारें मुकम्मल हुई। इसी साल अब नए DPR को मंजूर किया गया है और इस इमारत को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वहां भी पहली वाली तस्वीर जो बताई उसमें भी DPR, इसमें भी तैयार, लेकिन काम कौन करेगा किसी को कोई पता नहीं है। जवाब तो दिया जाता है, लेकिन ये कहकर कि DPR तैयार है, मंसूबा हाथ में लिया गया है, इस साल मुकम्मल हो जाएगा। अब मुकम्मल कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना हो, ये एक बड़ा मसला यहाँ पर है। यही वजह है कि खदशात का इजहार बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा और दीगर अहम शख्सियात कर रही हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इस इलाके के अंदर पहुँचे, बच्चे किस तरीके से एक ही क्लास के अंदर 2 से 3 क्लासेस बैठती हैं, या एक ही रूम के अंदर जहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, वो तस्वीरें आपको बताएंगे, और साथ साथ बच्चे और वालिदैन क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर की बात भी सुनेंगे। इस वक्त मौजूद है तुमपुरा मागाम इलाके में मौजूद है। ये अपर प्राइमरी स्कूल तुमपुरा मागाम का इलाका है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जेर तालीम अगर 6 क्लास यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 3 क्लास जो है मास्टर को पढ़ाने पड़ते हैं। बच्चों को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना। जब मैथ टीचर मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, उर्दू टीचर उर्दू पढ़ाएंगे, तो 3 क्लास है। इस क्लास में 3 क्लास है, एक तो 3rd है, 4th है और 5th है, और बाकी जो है बाकी बच्चे जो वरंडा पे भी पढ़ते हैं
2 साल पहले महकमा एजुकेशन ने यहाँ पे एक बिल्डिंग तामीर की गई है, मगर वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। यहाँ के बच्चों का कहना है कि उनके मुस्तकबिल के साथ जाती हो रही है। जब यहाँ के मुकामी लोगों के साथ भी बात किया, उनका भी साफ तौर कहना है, एक तरफ महकमा एजुकेशन बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। क्या यही क्वालिटी एजुकेशन देंगे? जहाँ पे इस वक्त भी आप देख रहे हैं इस क्लासरूम में 3 क्लास जो है 3rd, 4th और 5th बच्चे हैं, वो यहाँ पे जब सवेरे आते हैं, जब यहाँ पे बारिश होती है तो बच्चों को यहाँ पे छुट्टी भी करनी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कल जो है ये हमारे बच्चे जो है कल यही डीसी होंगे या एसडीओ होंगे या ऑफिसर होंगे, मगर इन बच्चों के साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है। इस स्कूल की बात करें, इसमें 3 क्लासरूम है, एक तो किचन है, दूसरा ऑफिस है। दोनों 2 क्लास में 6 क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं? ये महकमा एजुकेशन की जिस तरह वो वादे कर रहे हैं कि उनकी खोखले महकमा एजुकेशन पे ये सवालिया निशान है। यहाँ पे उनके खोखले वादे यहाँ पे साबित होते हैं। जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तब यहाँ पे इसीलिए वोट तो डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन के लिए। जब हमारी टीम की हर वक्त कोशिश रहती है, चाहे छोटी खबर हो बड़ी खबर हो, वो काम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मगर जब यहाँ पे आए तो हमने भी बच्चों के साथ बात किया। बच्चे काफ़ी नाराज हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं। वालिदैन का साफ तौर कहना है कि जब बच्चे सवेरे स्कूल आते हैं यहाँ पे उनको वर्दी भी खराब हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, यहाँ पे पूरा जो है बिल्डिंग जो खस्ता है, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब आज सवेरे मैंने झाड़ियों हंदवारा के साथ बात की है, उनका साफ तौर कहना है कि कैपेक्स बजट में कुछ पैसे जो है वो अभी तक इस बिल्डिंग के लिए वागुजार नहीं हुए। इस बार लोग उम्मीद रखते हैं, बच्चे नन्हे मने बच्चे उम्मीद रखते हैं कि इस बार इस बिल्डिंग पे जल्द से जल्द DPR तैयार किया जाए, इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मसूद गवर्नमेंटस अपील करा कि ये जाय हज कमी, 3 क्लास शोकपोरा तते स्कूल तते 3 क्लास पढ़ा, ये जाय हज कमी, दिव स्लैब त्रेत बे दिव ब्या पोर खलित, जाय हज कमी, रूद पे। इस वक्त मौजूद है तुमपुरा मागाम इलाके में मौजूद है। यहाँ पे 2 साल पहले महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक बिल्डिंग तामीर की गई है, मगर कुछ वजहात पे इसका काम जो है वो रोका गया है। जब मैंने झाड़ियों हंदवारा के साथ शबीर अहमद बड़ाना के साथ बात किया, उनका साफ तौर कहना है कि इसमें कुछ कैपेक्स में जो बजट है वो कम पड़ा कि हमने दूसरा जो है DPR तैयार करने हैं। मेरे साथ कुछ मुकामी लोग हैं। यहाँ के बच्चों को जब बारिश होती है तो उस्ताद साहिबान एक तरह गवर्नमेंट स्कूलों की बात करेंगे तो हाई क्वालिफाइड टीचर है, MA BEd PhD करके है। जब एक उस्ताद को 2-2 3-3 क्लास एक ही क्लासरूम में लेना पड़ता है या बच्चों को उसमें समझने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ मुकामी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या छुट्टी ना तो मे नाव मोहम्मद सुल्तान भट्ट, बस ये तुमपुर रोजान, बस स्कूल नजदीक, ये स्कूल नजदीक बसान। तुम वुचान यह जनाब मोहतरम इस पुरान बिल्डिंग पुरान बिल्डिंग, अत मज कमर 2 चूंकि क्लास 8 क्लास ये कड़म 3 क्लास शिफ्ट बेकिस गामस तम पे 5-6 क्लास अकिस क्लास में 3-4 क्लास पे अटेंड कर। मास्टरन तरेशानी प्रत गवर्नमेंटन तुंद वसालत गवर्नमेंटस गुजारिश कर कि यमो दिख बिल्डिंग चूंकि अत गई 2 वरी बन न पे स्लैब न मजीद कम गसान परेशान। यु रूद करान बचन पे उस्तादन पे बचन बिचार छुट्टी कर पर्न कत गान अम खुद बोड़ आसान। अत मे 7-8 क्लास सेपन कत तुम पान वुचान तुंद वसालत बे गुजारिश कर। हालांकि बार बार हालांकि महकमा एजुकेशन बड़ दवा कर यीत इंस्टीट्यूट बनावान हाई क्वालिफाइड वनस फी गामन मगर अस फिक्र तरह कुछ नाइंसाफी गई कुछ बदकस्मती सोन बच तुम वुचान क्या सारी अत मज वनस तूत गरम नबर कन बिहित मुस्तकबिल फ्यूचर तमें ये मुस्तकबिल इहद गो खराब वन क्या फायदा आव एजुकेशन दावा कर बड़ दावा अकिस क्लास बच 3 क्लास बे पे निमत अपोर 3 क्लास यह जनाब मोहतरम वो सटा तंग वो गुलिस्तान तुंद वसादत गवर्नमेंटस गुजारिश कर, DC सबस गुजारिश कर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर कि अल्लाह ताला खुदाई सिंद खतर ये बिल्डिंग त्रो स्लैब और ये करतो बाकी काम ताकि सान बच्चों में मुस्तकबिल गए। जहाँ तक तुमपुरा की बिल्डिंग का ताल्लुक है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने वो बिल्डिंग स्टार्ट की थी, अब वो स्लैब लेवल पर है, उसमें वो ऑन गोइंग काम है। लास्ट ईयर उसका रिलीज़ आया था 8,20,000,
और करंट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका रिलीज़ आ गया है 17,80,000 रुपया। तो इंशाल्लाह इसमें वो काम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। हमने R&B से टेकअप किया है, लेकिन पैसों का रिलीज़ अलॉटमेंट हुई है, पैसे उन्हें नहीं रिलीज़ हुए हैं। जैसे ही पैसे रिलीज़ हो जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में है, तो वो काम शुरू कर लेंगे। बताइए भी क्या इस स्कूल की 6th, 7th, 8th को हमने ऑलरेडी शोकपुरा के साथ लिंक करके रखा है। वो शोकपुरा में पढ़ रहे हैं, सिर्फ KG से 5th तक वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द उन्हें अपनी बिल्डिंग मिल जाए और वो बच्चे भी वापस आ जाए। ऑलरेडी टेकअप किया है, वो उनका काम चल रहा है, वो ऑन गोइंग काम है, वो इंशाल्लाह इस सेशन में हम कंप्लीट करके देंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर की खबरें थी। अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय एक प्रोग्राम से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा चंडीगढ़ से चलते हैं। आपको दूं तो आज के समय में अगर हम अपने न्यायालयों की जांच करें, जितने भी झगड़ों की संख्या है उसमें सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा लिटिगेशन जमीनों के विषयों को लेकर के हैं। तो हमारा अगला जो लक्ष्य है, अपना टारगेट है, उसमें जमीनों के झगड़े, चाहे वो रिहायशी जगह के हों, चाहे वो हमारे औद्योगिक प्लॉट हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर लैंड के हों, जमीनों के झगड़े कैसे समाप्त हों, या उस जमीन में कभी भी हमको अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नाते भी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम कैसे समाप्त करें। इसके लिए बहुत बड़ा एक काम है जिसको हमने करने के लिए साथ लिया है। हरसक जैसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें काम कर रही है। शहरों में ही नहीं, तो ये गाँव में भी कर रहे हैं। गांव में जैसा आपको पता होगा कि लालबोरा के अंदर पहले रजिस्ट्रियां नहीं होती थी, अब अपने लालबोरा में भी रजिस्ट्री कराने के लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है, राजस्व विभाग को, कि वो भी सबकी रजिस्ट्रियां करके दें, ताकि उस लालबोरा क्षेत्र के अंदर भी हम उसके मालिक बन सकें, रजिस्ट्री हमारे हाथ में आ जाए। तो रजिस्ट्री जब हमारे हाथ में होगी, निश्चित रूप से ही हम उसके एक मालिक बन जाएंगे, और मालिक बनने के बाद किसी को भी बेच सकते हैं, उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। हमको बैंक से भी कहीं लोन लेना है तो लोन भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, ये शुद्ध एक प्रकार का टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक गवर्नेंस का एक विषय है। जो आज तक काम मैनुअल काम होते थे, मानवीय हस्तक्षेप से होते थे, उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार भी चलता था। अब धीरे धीरे उसको सबको समाप्त करेंगे। मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको कि इस सारे विषय में कठिनाइयां बहुत आएंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने का काम हमारा है। हमने संकल्प लिया है कि जब तक एक एक चीज, एक एक कठिनाई इसकी दूर नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वयं इसको मॉनिटर करूंगा और आखिरी दम तक मॉनिटर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो संपत्ति आपकी है, उसका 1 इंच जमीन का भी आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मिलेगी, आप उसके मालिकाना हक उसका लेके रहेंगे। और इस नाते से इस काम को आगे बढ़ाने में यदि कोई आपको कठिनाई भी हुई है, तो मैं समझता हूं कि नया जब काम होता है तो उस नए काम के करने में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कठिनाइयां, चाहे वो विभाग हो, चाहे आप हम हो, कहीं ना कहीं कमी उसमें कठिनाई रह जाती। तो इस कठिनाई कमी को दूर करने के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय शुरू कराया है, हरियाणा के सभी 88 शहरों में इसके कैंप लगाए जाएंगे। जितने कैंप में आप लोगों को जो सुविधा मिली है, बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि इन 2 दिनों में 20,000 प्रॉपर्टीज की शिकायतें हमको मिली, जिसमें से विभाग ने 19,000 प्रॉपर्टीज का रिजॉल्व कर दिया, हल निकाल दिया। 1,000 मात्र बची हैं। हो सकता है उस 1,000 में कोई कमी रही हो, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, वो भी सब आपको यानी एक प्रकार से बताया जाएगा। जो काम आपके करने का आप करें। एक विभाग को मैं जरूर निवेदन कर रहा हूँ कि हम जब किसी प्रॉपर्टी आईडी के बाद उसका आगे NOC या NDC, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, उसका सबका एक लिस्ट हम अपने सभी जितने कार्यालय हैं स्थानीय निकाय के, उन सब में चिपका कर रखें। आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि NDC लेने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे ही तहसीलों में रजिस्ट्री करते समय भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे भी वहाँ राजस्व विभाग के माध्यम से वहाँ चिपका के रखेंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि इस डॉक्यूमेंट के कारण से मेरी रजिस्ट्री रुकेगी। अब इन सब बातों को करने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारी अवैध कॉलोनी बसिंगा बनाने का जो प्रचलन हो गया था, उसको समाप्त कैसे करें, और समाप्त करके हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही और एक प्रकार की नियमित तौर पर वो रहे, कभी कल को कठिनाई हमको ना आए।
अनियमित कॉलोनियों का प्रचलन बंद करने के लिए हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी है कि अनियमित क्षेत्र के अंदर अब रजिस्ट्रियां बंद करनी पड़ी। रजिस्ट्री बंद करने के बाद अब ये भी अच्छा लग रहा है कि अब अनियमित कॉलोनियां यानी प्राय आगे नहीं बढ़ रही हैं। हाँ, पिछली जो अनियमित कॉलोनियां हैं उनको नियमित करने का भी हमने एक अभियान चलाया है, चाहे हमारा स्थानीय निकाय विभाग हो अथवा टाउन कंट्री प्लानिंग हो। अभी तक 2000 कॉलोनियों की और नियमित करने के प्रार्थना पर ये हमको मिल चुके हैं। इन 2000 में हमारा स्टाफ, हमारे इंजीनियर सब उसके अंदर अप्रूव करने के लिए उसका सर्वे कर रहे हैं और बहुत जल्दी, जैसे हमने 2016 में लगभग 700 के आसपास कॉलोनीज को अप्रूव किया था, ऐसे ही इस वर्ष में 1000 से ऊपर कॉलोनीज जरूर नियमित होंगी। धीरे धीरे अब जैसे जैसे नियम उनका सर्वे होता जाएगा, सर्वे के बाद हम सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे। अभी तक एक शर्त थी कि हर कॉलोनी जिसको नियमित करना है उसका RWA का कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए। आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि हम RWA की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉलोनी का यदि एक व्यक्ति भी और क्या करके अपनी एप्लीकेशन देता है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, उसको अप्रूव किया जाए, उसका भी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके और हम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों को करते समय एक बात जरूर आपको मैं कहना चाहूंगा कि कई बार इस प्रोसेस में गलती हो जाती है। गलती होना कई बार मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन गलती और गलत इसमें बहुत बड़ा अंतर है। गलती और गलत में भले ही ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा जो अंतर होता है वो होता है नियत का। हमारी नियत गलत करने की नहीं है। हम किसी भी तरीके से हम आपको सुविधा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और इस पर काम करते हुए पूरी निगरानी से इस काम को किया जाएगा। अभी विश्लेषण करते समय ध्यान में आया कि बहुत से प्रॉपर्टी होल्डर जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया हुआ है म्युनिसिपैलिटीज में, वहां उनका एड्रेस, नाम, पिता का नाम ये तो है, लेकिन कईयों में फोन नंबर नहीं है। मैंने आज ही विभाग को निर्देशित किया है कि फोन नंबर इकट्ठा करने के लिए जहां जहां नहीं है वहां घर में जाकर के उनके चाहे फोन नंबर लेकर के आए, चाहे फैमिली आईडी लेकर के आए, लेकिन एक बड़ी फोर्स लगभग 1000 आदमियों की अगले एक महीना काम करके और जिनके फोन नंबर नहीं है उनका घर घर जाके सर्वे करके उनको फोन नंबर लाएंगे, ताकि आपको इन सब कामों के लिए आगे कोई भी चीज कठिनाई उसमें न आए। तो इस प्रकार से इस काम को करने में हम लोग आगे बढ़े और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या को झेलते हुए, इसका हल करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने के बाद ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ताकि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है प्रॉपर्टी आईडी बन जाए, और जिसकी आईडी बन गई उसको अगर कहीं उस जमीन का व्यवहार करना है, बेचना खरीदना है, तो उसको NDC का एक सर्टिफिकेट मिल जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग से जब कॉलोनी हमारी अप्रूव हो जाएगी तो उनको NOC मिल जाए, तो NOC NDC मिलने के बाद हम अपनी जमीन का व्यवहार कर पाएंगे। भले ही आज तक इन चीजों का ध्यान नहीं किया गया था, लेकिन बदलते हुए इस युग में हमें जैसे हर एक चीज को बहुत एक सिस्टमेटिक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी इस प्रॉपर्टी के कारण से जो कठिनाइयां हमें आ रही हैं वो उनको न आए। इस उद्देश्य को लेकर के इसको काम को हम कर रहे हैं। आपके सामने एक विषय रखा, आपने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड, देश की सर्व